दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जैसे मुंबई हमारे देश में फिल्मों की राजधानी है, वैसे ही दिल्ली नाटक, ड्रामा, थिएटर की कैपिटल है। श्री राम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, त्रिवेणी कला संगम, एक से एक थिएटर हैं यहाँ, जहाँ वीकेंड पर फिल्मों से सस्ते टिकट में नाटक जाकर देख सकते हैं। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी राजधानी दिल्ली में ही है, जहाँ से बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। फैकल्टी में दुनिया के बड़े कलाकार हैं जो आकर यहाँ पर ड्रामा सिखाते हैं। लेकिन ये आज की खबर नहीं है। खबर तो ये है कि देश की संसद में आजकल जो हो रहा है, बड़ी खबर आपको देते हैं। आज की खबर ये नहीं है, खबर तो ये है कि देश की संसद में आजकल जो हो रहा है, क्या वो भी एक ड्रामा है? क्या खुद ही खुद बोलना और दूसरे को बोलने ना देना, ये उसी ड्रामे की स्क्रिप्ट है? क्या संसद में होने वाला शोर शराबा यानी संसदीय व्यवधान इस ड्रामे का कोरस है? क्या कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता लोकतंत्र के इस मंच को थिएटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? संसद का शीत सत्र आज से शुरू हो गया और आज पहले ही दिन देश के सामने एक प्रश्न आ गया है कि 19 दिन के सत्र के कितने हिस्से को वो संसदीय कार्यवाही के रूप में देखें और कितने हिस्से को ड्रामे के रूप में देखा जाए। अब देखें इसकी शुरुआत कहां से हुई है। शीत सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत की, उम्मीद जताई कि ये सत्र राष्ट्र की प्रगति को ऊर्जा देगा और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष को कुछ नसीहतें भी दे दी। यहीं से ड्रामा शब्द ट्रेंड में आ गया। पहले वो नसीहतें सुने। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के कहे को संक्षेप में कहें तो मतलब ये था कि विपक्ष संसद को चलने दे, काम होने दे, बिल पास होने दे, मुद्दे उठाए, चर्चा भी करे, लेकिन नियम से चले। लेकिन इस नसीहत में ड्रामा शब्द ने आज खूब सुर्खियां बटोरी। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा उसके उलट हुआ, या यूं कहे जिसका उन्हें पूर्वानुमान था, विपक्ष ने वही किया। इस कथित संसदीय ड्रामे में आज 4 पावरफुल सीन दिखे हैं। पहला सीन जिसमें पर्दा खुला तो दोनों सदन में विपक्ष का एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर जबरदस्त शोर था। सरकार कहती रही कि चुनाव आयोग के काम पर संसद में चर्चा की क्या जरूरत है, क्या तुक है। लेकिन विपक्ष की दलील रही कि बिल्कुल है, चुनाव आयोग का खर्चा पानी संसद से ही पास होता है। इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। एसआईआर का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहे हैं। हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। दूसरे सीन में संसद से बाहर निकलते सांसद थे, क्योंकि अंदर न कुछ कह पाए न सुन पाए, इसीलिए मकर द्वार से निकलते ही मैदान में ही संसद जमा ली गई। चेयर के बजाय मीडिया को एड्रेस किया गया। सरकार पर तोहमतें लगाई गई कि हमेशा संसद को सरकार हाईजैक कर लेती है। ये संसद ड्रामा, स्पीकिंग अबाउट इश्यूज, रेजिंग इश्यूज इज नॉट ड्रामा। ये बिहार में हारे हैं, इनको बंगाल का डर सता रहा है। उनका नाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। उससे अच्छा ड्रामा कौन जानते हैं? इतना ड्रामा कर दिया, इतना ड्रामा सिखा दिया। तीसरा सीन राज्यसभा का था। नए उपराष्ट्रपति पहली बार सभापति की कुर्सी पर बैठे, लेकिन कांग्रेस ने पुराने उपराष्ट्रपति पर चर्चा छेड़ दी, छीटाकशी भी शुरू कर दी, टोकने पर बहस भी की। सरकार को कहना पड़ा कि मुद्दों से भटकाए नहीं,
देश का कीमती वक्त बर्बाद ना करें। मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। I was certain that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. उन बातों के बारे में अगर चर्चा करने लगे तो मुझे लगता है कि वह इररिलेवेंट भी है। प्राइम मिनिस्टर बीच में छोड़ के चले जाएं, ये आपकी पीठ का पान है। चौथा सीन तो असंसदीय अपमान के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी अपने डॉगी को भी संसद लेकर पहुंची। उन्हें उसे अंदर नहीं ले जाना था, सिर्फ अपने डॉगी से तुलना करके संसद में बैठे लोगों को नीचा दिखाना था। जैसा हंगामा वो चाहती थीं, वैसा उन्होंने किया भी। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं। हर वक्त का नियम बनाने की जरूरत नहीं है, हमें खुद को चलना चाहिए कि हम किस तरह से बर्ताव करें। और अब बारी बारी से आज के संसदीय और असंसदीय आचरण के चारों पर्दे उठाकर आपको विस्तार से सारे दृश्य दिखा देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में आप जब इसको देखेंगे, समझेंगे, पाएंगे तो आप ये जानेंगे कि हमारे सांसद जब संसद भवन पहुंचते हैं सत्र के लिए तो वो करते क्या हैं। आप ये समझ सकेंगे कि आज जो हुआ उसमें कितनी हकीकत थी और कितना ड्रामा किया गया। दोनों सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के मन मस्तिष्क में प्रधानमंत्री मोदी का ड्रामा शब्द फांस की तरह चुभ रहा था। फिर भी उसने सदन शुरू होते ही अंगद की तरह पैर अड़ा दिया कि पहले एसआईआर पर चर्चा होगी और जब तक नहीं होगी दूसरे काम नहीं होने देगा। आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग लेकर नारे लगाता रहा। सरकार अपनी दलीलें रखती रही। अब आपको बता देते हैं पेच कहां पर फंसा हुआ था। सरकार की ओर से दलील दी गई कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है, इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। विपक्ष ने दलील दी चुनाव आयोग का बजट संसद के अधीन है, संसद को चर्चा का हक है। सरकार ने कहा हम पूरे चुनाव सुधार पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन समय सीमा ना थोपें। विपक्ष ने कहा लोगों का वोट अधिकार खतरे में है, इसीलिए सबसे पहले चर्चा जरूरी है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार संवेदनशील नहीं है और वो चर्चा से भाग रही है। सरकार ने कहा कि वो भाग नहीं रही, नियमों से चल रही है और विपक्ष ये भ्रम निकाल दे कि वो सदन पर अपनी मर्जी थोप पाएगा। और अब आते हैं इस राजनीतिक ड्रामे के दूसरे सीन पर, जो संसद के अंदर नहीं बल्कि बाहर शूट हुआ। राज्यसभा से कांग्रेस ने वॉकआउट किया, उसके पहले लोकसभा दिन में 3 बार स्थगित करनी पड़ी। अंदर के हंगामे को अपना ड्रामा बताने पर विपक्षी सांसद बाहर प्रांगण में भड़क उठे तो सत्ता पक्ष भी उन्हें जवाब देने के लिए बाहर निकल आया। बहस एक ही थी, ड्रामा कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन इस डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, जिससे कि विपक्ष की पार्टियों के वोट कट जाए। वो सदन को हंगामे से की भेंट जैसे पिछली बार भी सत्र हुआ, और एसआईआर पे क्या चर्चा करेंगे। जो अप्रत्याशित जनादेश आया उसने एसआईआर पे जवाब दे दिया। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? उनका नाम है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उससे अच्छा ड्रामा कौन जानते हैं। इतना ड्रामा कर दिया, इतना ड्रामा सिखा दिया, तो कुछ लोग भी उनका ड्रामा भी देखते हैं और कुछ सीख भी देते हैं, तो क्या करेगा। विपक्ष जिस विषय पे चर्चा करना चाहे उस पर बातचीत कर हम लोग जरूर हर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने दें। 19 दिनों के शीत सत्र में 15 दिन संसद चलनी है, जिसमें सरकार का लक्ष्य 14 बिल पास कराने का है। विपक्ष ने ऐलान किया है कि कल सुबह संसद के बाहर जमा होकर नारेबाजी की जाएगी। जाहिर है अंदर भी वही होगा। हम वो आंकड़े नहीं दोहराएंगे कि संसद में एक दिन के हंगामे में कितना पैसा बर्बाद होता है। देश कई बार यह हिसाब किताब लगा चुका है। ना हम पिछले सत्र में वक्त की बर्बादी के घंटे बताने जा रहे हैं, लेकिन आज प्रश्न है कि यह हंगामा ही ड्रामा है
तो इसे रोकने का संसदीय विधान क्या है? क्या कांग्रेस अपने ही पूर्व स्पीकर की रूलिंग मानेगी? 14 दिसंबर 1988 को लोकसभा स्पीकर बलराम जाखड़ ने चुनाव आयोग के काम और फैसलों पर चर्चा की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जाखड़ का कहना था कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। लेकिन दूसरा सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से भी है कि संसदीय हंगामे और ड्रामे के मानक कैसे तय होंगे? क्या बीजेपी वर्षों पुरानी अपने नेताओं की व्याख्या बदलेगी? 2012 में लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने कहा था, संसद को काम ना करने देना भी किसी भी दूसरे लोकतंत्र की तरह लोकतंत्र का ही एक रूप है। 2012 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा था, संसदीय काम में रुकावट का जो काम हम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत जरूरी काम है। यानी कि विपक्ष भी ये दलील दे सकता है कि वो भी लोकतंत्र को हंगामा करके मजबूत कर रहा है। लेकिन यहां कुछ और भी सवाल हैं। क्या संसद और सड़क में अंतर नहीं होना चाहिए? क्या संसद को नियम और नियमावली से नहीं चलने देना चाहिए? हर पार्टी खुद कैसे तय कर सकती है कि कब कितना और क्या बोलेगी? ड्रामा सिर्फ मुद्दों का ही नहीं, आचरण का भी है। इसके लिए अब संसदीय मंचन का तीसरा सीन दिखा देते हैं। आज देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का राज्यसभा के सभापति के रूप में पहला दिन था। ऐसे में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सांसदों ने उनका स्वागत किया। लेकिन इस शुभ घड़ी में विपक्ष की ओर से पूर्व सभापति का मुद्दा उछाला गया, जिस पर संसद के उच्च सदन में बिना वजह निम्न स्तर का शोर शराबा शुरू हो गया। सबसे पहले वो दृश्य देखिए जब राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन पहली बार अपने आसन पर आए। उनके आगमन की मुनादी हुई तो सदन में प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों ने खड़े होकर सभापति का अभिवादन किया। उपराष्ट्रपति ने भी सभी सदस्यों के अभिवादन का उत्तर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भाषण हुआ, जिसका आखिरी हिस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बारी आई तो उन्होंने मौजूदा सभापति के स्वागत भाषण में पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का जिक्र कर दिया, जिन्होंने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था और जिनके बाद सीपी राधाकृष्णन को देश का नया उपराष्ट्रपति चुना गया। आपको सुनाते हैं खड़गे ने ऐसा क्या बोला जिस पर हंगामा मच गया। I was disheartened that the House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. It is our fond hope. Rather, we are confident that you will take care of the entire sections of the House. Sir, we are confident that you will be impartial and treat the opposition and the treasury benches in equal measures. मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बातें कही। इन बातों से सत्ता पक्ष नाराज हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हो गए। उन्होंने खड़गे के अंदाजे बयां पर कड़ा एतराज जाहिर किया। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतने याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को
भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है, और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। दुष्यंत कुमार की मशहूर पंक्ति है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन कोई सांसद ठानकर संसद पहुंचा हो कि आज तो हंगामा ही खड़ा करना है, फिर आप क्या कर लेंगे? यह आज का चौथा ड्रामा है जिसका मंचन संसद के अंदर नहीं बाहर हुआ है। हुआ ये कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ते को गाड़ी पर बिठाकर संसद भवन पहुंच गई। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो इस जानवर को उन्होंने संसद में बैठे लोगों से कहीं बेहतर बता दिया। ये कह दिया कि काटने वाले तो संसद के अंदर हैं। पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी संसद भवन पहुंची। गाड़ी की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में एक लड़के की गोद में एक कुत्ता दिखा। रेणुका चौधरी गाड़ी से उतरकर पत्रकारों से बात करने लगी तो उनसे उनकी गाड़ी में बैठे कुत्ते के बारे में भी पूछा गया। इस पर रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। रेणुका चौथी बार राज्यसभा पहुंची हैं, 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। टीडीपी के राज्यसभा सांसद के रूप में देवगौड़ा सरकार और कांग्रेस सांसद के तौर पर मनमोहन सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन संसद में बैठे सांसदों की तुलना उस जानवर से कर रही हैं जिसे दोहराना संसद और सांसदों का अपमान होगा। ऐसे में अब विरोधी ही नहीं बल्कि सहयोगी भी रेणुका चौधरी के बयान पर ऐतराज जता रहे हैं। सांसद है, उनको कुछ प्रिविलेज है तो उनको अमर्यादित आचरण नहीं करना चाहिए। ये सदन सांसदों के लिए है, देश की नीतियों को डिस्कस करने की जगह जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हुए, और शायद वो राज्यसभा में हैं, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए हैं, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के एक रेजोल्यूशन करके फिर तो जनता उनका जो कामयाबी नहीं हो रहा है, इतना हल्ला बोल रहा है, तब भी कांग्रेस कामयाबी नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहा है। तो इसलिए इस बार कांग्रेस को चाहिए चुनाव में कुत्ता के चुन के भेजना चाहिए उनका देखे पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका आदमी फेलियर हो रहा है, इसलिए कुत्ता भेजना चाहिए। जानवरों से प्रेम वैसे बुरा नहीं है, लेकिन बुरा है तो सांसदों की तुलना जानवर से करना, वो भी खुद एक सांसद की ओर से। जब हंगामा बढ़ा, सवाल उठे तो रेणुका चौधरी ने सफाई भी दी, कुत्ते को अपने साथ संसद लाने का किस्सा सुनाया, लेकिन लगे हाथ एक बार फिर से शब्दों की मर्यादा लांघ गई। कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं। जिस संसद में वो खुद बैठती हैं, वहां पर सांसदों को किस भाषा में वो संबोधित कर रही हैं, आपने सुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही विपक्ष को ड्रामा ना करने और डिलीवरी करने की नसीहत दी है। ये भी कहा है कि अगर उसे ऐसा करना नहीं आता है तो वो उन्हें टिप्स देने को भी तैयार हैं। लेकिन विडंबना देखिए,
रेणुका चौधरी ने आज ही ड्रामे की पराकाष्ठा पार कर डाली। आगे बढ़ेंगे। संसद के अंदर और बाहर ही नहीं, एक बड़ा ड्रामा आज दिल्ली से 1,500 किलोमीटर दूर कोलकाता में भी हुआ है, जहां इन दिनों मतदाता सूची के शुद्धिकरण के खिलाफ राजनीति चरम पर है। एक तरफ सत्ताधारी टीएमसी ने चुनाव आयोग की इस कवायद के विरोध में जमीन आसमान एक कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ से उसके समर्थक कर्मचारी संघ ने मोर्चा संभाल रखा है। कोलकाता की सड़कों पर आज संग्राम रहा और यह संग्राम हुआ वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के सवाल पर। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थक कर्मचारी संघ से जुड़े बीएलओ हैं, जिन्होंने राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर हंगामेदार प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर उस मतुआ समाज के लोगों की है जो इस बात से डरे हुए हैं उन्हें इस प्रक्रिया की वजह से घुसपैठिया करार दिया जा सकता है, देश छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले बीएलओ के प्रदर्शन को आप जान लें, जिनके प्रदर्शन का ये दूसरा राउंड था। इसके पहले पिछले हफ्ते भी सैकड़ों बीएलओ चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। आज फिर उन लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और किसी तरह उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने से रोका गया। आज इन लोगों ने नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी नारेबाजी की, क्योंकि शुभेंदु ने ममता समर्थक बीएलओ पर हेरा फेरी करने के आरोप लगाए। आज चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत भी की है। उसी दौरान ये प्रदर्शन आयोग के दरवाजे पर हुआ। बीजेपी का आरोप है कि 26 से 28 नवंबर के बीच जो 1.25 करोड़ डेटा एंट्री बीएलओ की तरफ से की गई है, उसमें धांधली हुई है। बीजेपी ने फर्जी डेटा एंट्री के आरोप लगाए हैं। They misuse the OTP, snatch the OTP from BLO and fake entry done. We want transparent and very fair voter list. चलिए पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ते हुए जनहित में अब खबर उस प्रदेश की जहां से दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है। साल 2025 का आखिरी महीना आज से शुरू हुआ है और यूपी की सियासत में आज से हलचल भी तेज हो गई है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महज 13 महीनों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में बीजेपी ने लास्ट ओवर में चौके छक्के लगाने की तैयारी तेज कर ली है। आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार लखनऊ पहुंचे। दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो अरुण कुमार ने यूपी में काम कर रहे संघ के अलग अलग क्षेत्र के प्रचारकों से भी मुलाकातें की। अब इस मेल मुलाकात और मीटिंग के बाद 3 अलग अलग खबरें राजनीतिक गलियारों से सुनी जा रही हैं। पहली खबर यह है कि यूपी में चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। दूसरी खबर यह है यूपी में जल्द मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी संभव है, कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। और तीसरी खबर यह है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है, सहमति बनाई जा रही है। वैसे तो बीजेपी चुनावी राज्यों में 5 से 6 महीने पहले पूरी तरह से सक्रिय होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की वजह से पार्टी यूपी के विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसके लिए अभी से ही चुनावी तैयारियों का दौर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शुरू कर दिया है। ऐसी खबर है कि 24 नवंबर को अयोध्या के आरएसएस दफ्तर में सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने करीब 1 घंटे से ज्यादा समय इन मुद्दों पर चर्चा की है। सूत्र बताते हैं कि सरकार से लेकर संगठन और तमाम तरह की रणनीति और बदलावों को लेकर चर्चा की गई, बातचीत की गई। सूत्र ये भी बताते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में इस वक्त 3-4 नामों की चर्चा उत्तर प्रदेश में जोरों पर है। लोध जाति से आने वाले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, लोध जाति के ही मंत्री धर्मपाल सिंह, मल्लाह जाति से आने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और मल्लाह जाति के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नाम इसमें शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कुछ सवर्ण नेताओं के नाम पर भी चर्चा हो रही है। इनमें पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और प्रदेश महासचिव गोविंद शुक्ला का नाम शामिल है। दलित कोटे से रामशंकर कठेरिया के नाम पर भी चर्चा होने की खबर है। बीजेपी के रणनीतिकारों के एक धड़े का मानना है किसी महिला को अध्यक्ष बनाना चाहिए और इसी वजह से पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में आगे है। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से सांसद रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले दोनों कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। पिछले साल लोकसभा को चुनाव हार गई थी, लेकिन संगठन के स्तर पर पार्टी ने उन्हें सक्रिय कर रखा है।
अभी बिहार में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षकों की टीम में उन्हें शामिल किया गया था। साध्वी अगर अध्यक्ष बनती हैं तो इसके जरिए बीजेपी एक साथ 3 सियासी संदेश देना चाहेगी। एक तो वो भगवाधारी हैं, दूसरा संदेश ये है कि वो महिला हैं जो इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है। तीसरा संदेश ये है कि साध्वी निरंजन अति पिछड़ी जाति से आती हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए प्रयोग सफल हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी का ग्राफ राज्य में काफी गिर गया था। अब बीजेपी ऐसे चेहरे को तलाश रही है जो पीडीए फॉर्मूले के असर को बैलेंस कर सके। साध्वी के अलावा प्रियंका रावत, रेखा वर्मा जैसे दलित और ओबीसी नाम की भी चर्चा इस वक्त की जा रही है। साध्वी निरंजन ज्योति मल्लाह जाति की हैं। इस वर्ग की यूपी में आबादी करीब 4% है। 2017 की तुलना में 2022 के विधानसभा चुनाव में मल्लाहों का वोट बीजेपी को 11% कम मिला था। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह नए अध्यक्ष की तलाश 6 महीने से लगातार जारी है। अभी पिछले हफ्ते पार्टी ने 14 नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद ये सुगबुगाहट होने लगी है कि प्रदेश अध्यक्ष का फैसला जल्द हो जाएगा। यूपी के अध्यक्ष पर सबकी निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि यहां का जब अध्यक्ष तय होगा तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फैसला लिया जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की राजनीति की। अब भारतीय जनता पार्टी किसको अध्यक्ष के पद पर बिठाएगी उत्तर प्रदेश में, इस पर रहेगी हमारी नजर। जनहित में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से देश की खबरों का रुख करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी ने सरकार में मनपसंद कुर्सियां अपने नाम कर ली हैं। आज सस्पेंस खत्म हुआ और स्पीकर भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गया। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश 2 डिप्टी सीएम नहीं चाहते, बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बना लिए। खबर आई गृह मंत्रालय नीतीश नहीं छोड़ रहे, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय मिल गया। मंत्रिमंडल में बराबर की हिस्सेदारी की बात हुई, लेकिन ज्यादा मंत्री बीजेपी के बन गए। एक स्पीकर को लेकर सस्पेंस था। जेडीयू ये कुर्सी अपने पास चाहती थी, लेकिन बीजेपी के ही प्रेम कुमार के खाते में ये कुर्सी चली गई। यानी बीजेपी न सिर्फ नंबर के मामले में नंबर 1 है, बल्कि ताकत के मामले में सरकार में पार्टी पावरफुल हो गई है। आज बिहार में शपथ ग्रहण के साथ ही नए सत्र की शुरुआत भी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे ये साबित कर दिया है कि बिहार की वही है सम्राट। देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार बनने के बाद आज से बिहार की 18वीं विधानसभा में भी कामकाज शुरू हो गया। लेकिन बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर और सदन के अंदर की कई तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। कार्यवाही शुरू होने से पहले आज महिषी सीट से आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा हवाई चप्पल पहनकर ही विधानसभा पहुंच गए। ये मेरे महिषी विधानसभा की जरूरत है और मैं कंफर्टेबल भी रहता हूँ। आरजेडी के एक और विधायक की विधानसभा में एंट्री चर्चा में रही। टेकारी से आरजेडी विधायक अजय डांगी सत्र में शामिल होने के लिए गाड़ियों के काफिले की बजाय खुद ऑटो चलाकर विधानसभा तक पहुंचे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने आरजेडी विधायक अजय डांगी को ऑटो रिक्शा लेकर विधानसभा परिसर में जाने से रोक दिया। सदन के अंदर विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान भी कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आई। बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव शपथ के बाद अभिवादन करते हुए विपक्ष की ओर पहुंचे तो सियासी खटास भुलाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रामकृपाल को गले से लगा लिया। जो शिष्टाचार होता है वो लेने के बाद पक्ष विपक्ष सब एक दूसरे के पास जाते हैं। जो पुराने संबंध रहे उसके आधार पर या ऐसे व्यक्तिगत तौर पर भी उनको स्नेह करूं और वही काम किया है। श्रीमती विभा देवी, मैं विभा देवी। सदन में जेडीयू विधायक विभा की तस्वीर फिर चर्चा में आ गई। दरअसल शपथ ग्रहण के दौरान जब नवादा से विधायक विभा देवी का नंबर आया तो शपथ पत्र पढ़ने में उनकी जुबान अटकने लगी। निर्वाचन हुई। तमाम कोशिशों के बावजूद जब विभा देवी शपथ नहीं पढ़ पाई तो बगल में बैठी विधायक मनोरमा देवी ने उनकी मदद की। निर्वाहन करूंगी, धन्यवाद। वहीं विधानसभा में जहां कई विधायकों ने हिंदी, भोजपुरी, मैथिली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में शपथ ली तो एलजेपी के विधायक विष्णुदेव पासवान ने अंग्रेजी भाषा में अपनी शपथ ली। जब विधायक अपना शपथ पत्र ही नहीं पढ़ पाएंगे, जरा सोचिए, जब उनके पास तमाम फाइलें जाएंगी उनके इलाके के कामकाज के लिए, जनता की सुविधा और सहूलियत के लिए, फिर वो कैसे पढ़कर उस पर सिग्नेचर करेंगे और जनता के भले के लिए काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सरकार के विरोध की
पूतना रूपी पॉलिटिक्स की बात। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई, जहां जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक ने पूतना का भेष बनाकर सरकार पर खुलकर कटाक्ष किया। ऐसे कई और मुद्दों पर आज बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान हुआ है, लेकिन दिन भर सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन की रही। यहां पूतना का भेष बनाकर प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के विधायक पूतना का भेष बनाकर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस विधायक ने गले में कफ सिरप की माला डाली हुई है, तो एक हाथ में दुधमुहे बच्चे का पुतला लिए हुए हैं। मध्य प्रदेश में जोरदार नारेबाजी से सत्र के पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ। छिंदवाड़ा में कफ सिरप और इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने के बाद बच्चों की मौत के विरोध में विधायक सेना पटेल पूतना की ड्रेस में नजर आई थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाने का निर्णय लिया है कि कई बच्चों की मौतें हो गई, कई बच्चे उनको आज एमवाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए। कि सरकार कृष्ण भक्ति की तो बात करती है, लेकिन पूतना रूपी सरकार इस प्रकार से बच्चों को खा रही है कि ये सरकार को तत्काल इस पे ये करना चाहिए, जो जवाबदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर पे कार्रवाई करने से नहीं होता है। विपक्ष ने राज्य सरकार को संवेदनहीन बताया। विपक्षी दल के विरोध प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है और लोगों को बता देना है कि हम तो बहुत चिंतित हैं। कांग्रेस सीरियस नहीं है। कांग्रेस विधानसभा को लेकर कभी सीरियस नहीं रही। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में वो। खबरों में आगे बढ़ते हुए, देश के दुश्मन चाहे जितनी साजिशें रच लें, हमारे जवान उनके खात्मे के लिए दिन रात तैयारियां करते हैं। पिथौरागढ़ में नेपाल आर्मी के साथ, बीकानेर में यूके आर्मी के साथ भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास इतना सधा हुआ है कि दुश्मन इसका ट्रेलर भर देख लेगा तो भारत के खिलाफ दुस्साहस करना भूल जाएगा। धुएं के गुबार के बीच से निकल रहे ये जवान आतंकवादियों को खत्म करने के मिशन पर निकले हैं। दुश्मन इन जाबाजों की तैयारी देख ले तो थर थर कांपने लगेगा। इस धमाके की गूंज भी दुश्मन सुन ले तो देश पर आंख उठाने की भूल नहीं करेगा। यहां पिथौरागढ़ में इन जाबाजों का मिशन है एक ऐसे आतंकवादी हमले को मुंहतोड़ जवाब देना जिन्होंने लोगों को बंदी बना लिया है। इन जवानों की कोशिश है किसी भी हाल में एक भी आम नागरिक की जान ना जाए और कोई भी आतंकी बच ना पाए। आतंकियों के पास एक ही आखिरी रास्ता बचा है, वो भी सीधे जहन्नुम जाने तक। आपको बता दें ये महज एक अभ्यास है। पिथौरागढ़ में सूर्य किरण नाम के इस अभ्यास में इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी ने काउंटर टेररिज्म, जंगल और पहाड़ी युद्ध में बटालियन लेवल की इंटेंसिव कंबाइंड ट्रेनिंग की है, जो भविष्य की तैयारियों से जुड़ा हुआ है। बीकानेर में भी इंडियन आर्मी और यूके आर्मी की ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई, जिसमें ये ड्रोन दुश्मन के खतरनाक इरादों का पीछा करते हुए एक्शन मोड में आ गया। यहां महाजन की रेत पर भारत और ब्रिटेन के बीच 14 दिन की ज्वाइंट एक्सरसाइज अजय वॉरियर 25 पूरी हुई। एक तरफ देश के वीर सपूत भविष्य के खतरों से निपटने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो देश के 300 युवा पासिंग आउट परेड कर देश की बढ़ती ताकत की झांकी दिखा रहे हैं। जाहिर है जवानों का जोश इतना हाई है कि दुश्मन अपने नापाक मंसूबे कभी ना पूरे कर पाए। और अब वीडियो ऑफ द डे। भारत की एक खूबी है, जब भी कोई देश मुसीबत में होता है तो भारत बिना इंतजार किए मदद के लिए दौड़ पड़ता है। श्रीलंका में भारतीय सेना का ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो चुका है।
समंदर में आए दितवाह तूफान से तबाही मची हुई है। भारत एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाते हुए न सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां बचा रहा है, बल्कि भूखे प्यासे लोगों को राहत सामग्री भी भेज रहा है। और अब आज का जनहित मंत्र, त्याग वहीं करें जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। इसी के साथ जनहित में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।